अस्सलाम वालेकुम। आज MCQ 204 है। इफ़ 3 चेयर्स एंड 8 टेबल्स कॉस्ट 1000 वेयर एट द कॉस्ट ऑफ द 5 चेयर्स एंड 6 टेबल इज 1300, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर। कॉस्ट ऑफ चेयर हम लोगों ने फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास जो चेयर है वो X है एंड टेबल हमारे पास Y है, ठीक है। हमारे पास 3 चेयर्स एंड 8 टेबल्स है। 3x प्लस 8y इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी है 1000। उसके बाद 5 चेयर्स एंड 6 टेबल्स कॉस्ट कितनी है 1300। 5 चेयर्स एंड 6 टेबल कॉस्ट कितनी है 1300। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर। कॉस्ट ऑफ चेयर हम लोगों ने फाइंड करनी है, मतलब कि x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो जस्ट हम इसको कैलकुलेटर पे पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में पुट करने का तरीका देख लें, ठीक है। सबसे पहले आपने मोड प्रेस करना है, ठीक है। नंबर 5 पे इक्वेशंस का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है। नंबर 5 प्रेस करना है तो यहाँ पे आपने एक नंबर को सिलेक्ट करना है, ANX प्लस BNY इज इक्वल टू CN। 1 प्रेस करें, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है 3, 8 एंड 1000। 3 इक्वल टू 8 इक्वल टू 1000, ठीक है। इस तरह नीचे वाली वैल्यूज पुट कर लें 5, 6 एंड 13। 5, 6, 13। तो ये आप लोगों की वैल्यूज पुट कर दी हो गई हैं। इक्वल प्रेस करें तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और एक दफ़ा फिर प्रेस करें तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। y इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 200, y इज इक्वल टू 50। तो हमने क्वेश्चन में फाइंड किया फाइंड द कॉस्ट ऑफ द चेयर। कॉस्ट ऑफ चेयर फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू हमारे पास 200 आई है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। MCQ A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। पहला है वेरिएंस में बी स्मॉलर देन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। पहले ऑप्शन को देख रहे हैं, वेरिएंस में बी स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो वेरिएंस होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का हमेशा स्क्वायर होता है, ठीक है। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस कैन, क्वेश्चन में क्या है, वेरिएंस में भी स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से स्मॉलर है या नहीं, मतलब कि वेरिएंस में भी स्मॉलर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन। इस चीज़ को हम लोगों ने फाइंड करना है करेक्ट है या वो रॉन्ग है। तो देखें, पहली बात हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास लेट बी सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5 है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 5 है तो वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 25। इस सूरत में तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा छोटा है और वेरिएंस इसका स्क्वायर, मतलब कि वेरिएंस ज़्यादा है। एक कंडीशन में तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे में वो बता रहा है अगर आपका वेरिएंस पॉइंट में है, ठीक है, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइंट में है तो उसका वेरिएंस जब उसका स्क्वायर लेंगे 0.5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 0.25। तो इस सूरत हाल में जो आपका वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन से छोटा हो गया, तो इट मीन्स कि वेरिएंस लेस देन हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो ये देखें, अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है तो वेरिएंस आपका 0.25, मतलब कि 0.5 का भी हाफ हो गया। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि वेरिएंस लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखें आपके सामने ये वेरिएंस कितना है हमारा 0.25 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 है, तो वेरिएंस हमारा छोटा है। तो अगर तो वो क्वेश्चन में पूछे कि वेरिएंस कैन लार्जर भी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इस सूरत हाल में भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसका बगैर डेसिमल के लें तो ये देखें स्क्वायर लेंगे तो इसका लार्जर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो स्मॉल पूछे तो उन सूरतों में भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें पार्ट इसका, वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। वेरिएंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, ये तो बात समझ आती है। क्यों? क्योंकि वेरिएंस हमारा हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो सपोज कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ जाता है -5, ठीक है। तो जैसे ही इसका स्क्वायर लेंगे ये तो प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे प्लस में, तो प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है
-0.5, तो इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो वेरिएंस हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, वेरिएंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। डिस्क्रीट डाटा हैज़ द गैप्स बिटवीन द क्लासेस, डिस्क्रीट डाटा हैज़ द गैप्स बिटवीन द क्लासेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट डाटा होता क्या है। तो मैं डिस्क्रीट डाटा की आपको डेफिनेशन अगर सिंपल अल्फाज में बताऊं तो इसमें कह सकते हैं आप, डिस्क्रीट डाटा पॉइंट टेकन ऑन द लाइन, मिसाल को यहाँ पे ले लें, ठीक है, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो किसी भी लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लेते वहीं आपका डिस्क्रीट डाटा होगा। मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स अब उस क्लास में कितने, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो ये एक फिक्स डाटा है, ठीक है, ये इससे आगे और पीछे नहीं मूव होता। क्यों, एक फिक्स डाटा, ये डिस्क्रीट डाटा हमारा होता है। तो इसमें पूछा डिस्क्रीट डाटा हैज़ द गैप्स बिटवीन द क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि इसके दरमियान गैप्स है कि नहीं। तो इस वजह से हमारे जो पहली स्टेटमेंट है इसकी, डिस्क्रीट डाटा हैव द गैप्स बिटवीन द क्लासेस, तो ये हमारा करेक्ट होगा। सेकंड, बार चार्ट्स आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डाटा। तो एक बात याद रखिएगा, डाटा बार चार्ट्स बनता ही तब है जब डाटा कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कंपोनेंट। मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क्स आप इंग्लिश में ले लें 40 है, ठीक है, मैथ में 60 है, अकाउंटिंग में 80 मार्क्स है। तो ये क्या है, ये कंपोनेंट है एक। तो बार चार्ट्स हमेशा कंपोनेंट्स का बनता होता है। बार चार्ट की डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, ये देखें अभी इंग्लिश के में कितने हैं, 40 मार्क्स हैं, ठीक है, आप इसको डिनोट कर दें मिसाल के तौर पर 20, 40, 60, 80, ठीक है। इसी तरह मैथ में कितने हैं जी, 60 है, अकाउंटिंग में कितने हैं, 80 मार्क्स है। तो ये आपका बार चार्ट्स कहते ही इसको है, या इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें बेशक। तो ये आपका बार चार्ट्स हो जाएगा। ये इंग्लिश है, मैथ है, अकाउंटिंग है। तो इसमें वो बता रहा है बार चार्ट्स आर यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डाटा। तो बार चार्ट्स हमारा कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि बार चार्ट्स हमारा डिस्क्रीट डाटा के लिए यूज़ होता है। इसलिए दूसरी स्टेटमेंट इसकी गलत होगी, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर इसका सी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 207, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट। क्लस्टर सैम्पलिंग इज एक्सटेंशन टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एंड सेकेंड है क्लस्टर सैम्पलिंग इज सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो सबसे पहले आपने देखना क्लस्टर सैम्पलिंग होता क्या है। बेसिकली क्लस्टर सैम्पलिंग जो होती है ना, ये मे बी हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, इसके अलावा डिफरेंट क्लस्टर जो इसके होते हैं वो सिमिलर टू ईच अदर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में क्लस्टर सैम्पलिंग को हम मिनी पॉपुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग आल्सो नोन एज द मिनी पॉपुलेशन। और ज़्यादातर इसका अगर यूज़ देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स जो होता है डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। तो लेकिन हमने इसको जस्ट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, जिसमें वो बता रहा है क्लस्टर सैम्पलिंग इज एक्सटेंशन टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो क्या इसको हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग तक एक्सटेंड कर सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग पॉपुलेशन होती है और ये मिनी पॉपुलेशन होती है। मिसाल के तौर पर ये इसके छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं, तो हम इसको एक्सटेंड करके बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये मिनी पॉपुलेशन ही रहती है। तो नेक्स्ट देखते हैं
क्लस्टर सैम्पलिंग इज सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। हाँ, ये देखें, ये एमसीक्यूज ठीक है। क्लस्टर सैम्पलिंग इज सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मतलब कि लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये लार्ज पॉपुलेशन में जो क्लस्टर मतलब कि जो पॉपुलेशन की उधर होती है वही सेम थिंग इधर होती है, बस फ़र्क ये होता है कि ये स्मॉल होती है और ये लार्ज होती है, लेकिन होती बिल्कुल इसी तरह है। तो सिमिलर तो हो सकती है लेकिन एक्सटेंट नहीं हो सकती। दोनों चीज़ में डिफरेंट देख लें। डिफरेंट जो कह रहे हैं ना पहले एमसीक्यूज में, पहली में डिस्क्रीट डाटा है, सॉरी, क्लस्टर सैम्पलिंग इज एक्सटेंशन टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसका मतलब ये बनता है कि इस क्लस्टर सैम्पलिंग को हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लार्ज सैम्पलिंग में, मल्टी स्टेज में, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम आ जाता है। और दूसरे में कहते थे क्लस्टर सैम्पलिंग इज सिमिलर टू मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, कि ये क्लस्टर सैम्पलिंग मल्टी स्टेज सैम्पलिंग से मिलती जुलती है। ये बात इसकी करेक्ट है, लेकिन इसको हम इस ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्यों? वो उसका साइज़ तो बड़ा है लेकिन जो काम इसमें है और इसमें लार्ज सैम्पलिंग में बिल्कुल दोनों सेम है। तो इस वजह से इसका एमसीक्यूज नंबर जो 1 है वो रॉन्ग होगा और 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इसकी ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एमसीक्यूज नंबर 208 है, इफ देयर आर 5 स्विफ्ट कार, 5 स्विफ्ट कार है एंड 8 सिटी कार्स, 8 हमारे पास सिटी कार है। इफ 2 कार्स आर सेलेक्ट, अगर हम 2 कार्स को सिलेक्ट करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्स आर स्विफ्ट। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये दोनों कारें स्विफ्ट की होंगी। सबसे पहले हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं। स्विफ्ट है, सिटी और टोटल। स्विफ्ट हमारे पास कितनी है? 5 स्विफ्ट एंड 8 सिटी है। 5 स्विफ्ट 8 सिटी टोटल हमारे पास कितनी होगी? तो वो क्वेश्चन में बता रहा है इफ़ 2 कार्स आर सेलेक्टेड, अगर हम 2 कार सेलेक्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ आर द स्विफ्ट। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है कि जो हमारी दोनों है ना, ये जो सिलेक्ट की ये दोनों स्विफ्ट होंगी, ठीक है। तो टोटल हमारे कितनी सिलेक्ट करनी है? 2 सिलेक्ट करनी है। तो जिसमें से बोथ स्विफ्ट, तो इट मीन्स कि हम दोनों स्विफ्ट सिलेक्ट करेंगे और सिफर हमारी सिटी होगी, ठीक है। सिटी हम कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो जस्ट हम लोगों ने फार्मूले में पुट करना है। तो ये हाइपरजीमेट्री का हमारे पास फार्मूला है, ठीक है, सी के एक्स सी एन माइनस के एंड एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सी एन एन, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट कर देनी है। टोटल हमारे पास 5 कार्स है, 5 कम्बिनेशन एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, और 8 कम्बिनेशन 0 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितनी? 13 कार हैं, ठीक है। 13 कम्बिनेशन 2, ये वाला। जस्ट हम इसकी वैल्यूज को कैलकुलेटर पे पुट करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जस्ट ये कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। ब्रैकेट ओपन कर लें, 5 कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 8 कम्बिनेशन 0 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 13 कम्बिनेशन 2 इक्वल प्रेस करें, आंसर आ जाएगा 0.1282, 0.1282 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। तो इसमें ए करेक्ट होगा। 2 कंपनीज मेड प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें से कंपनी ए है, ठीक है, उसके पहले प्रोजेक्ट में 6 लाख कमाती, दूसरे प्रोजेक्ट में 9 लाख, तीसरे में 12 लाख है, ठीक है। कंपनी बी है, पहले में 6 लाख, दूसरे में 7,50,000, तीसरे में 8,50,000 और चौथे में वो कमा रही है 9 लाख। तो फाइंड द रेट एट विच एनपीवी ऑफ बोथ कंपनीज विल बी सेम। तो हम लोगों ने रेट फाइंड करना है जहाँ पे एनपीवी दोनों की सेम हो जाएगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन ना लेंथी है। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं तो कैलकुलेटर पे इसकी ऑल वैल्यूज़ पुट नहीं होती, ठीक है।
इसका जो वैसे आंसर आता है ना वो सी आता है। बाकी पुट कैसे करना है, जो मतलब कि हाईली कॉस्टली कैलकुलेटर होते हैं ना उसमें से तो आ जाते हैं, लेकिन मेरे वाले कैलकुलेटर में इसकी वैल्यूज पुट नहीं होती। मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ, या इसके अलावा अगर आसान तरीके से देखा जाए तो आप इसकी मोबाइल पे वैल्यूज़ पुट कर लें, उधर इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको पुट कैसे करना है वो देख लें। ये सबसे पहले ना हमें ज़्यादा सिफर्स दी हुई हैं, आप इस चीज़ को ख़त्म कर लें। ठीक है, इसको मिलियन में कन्वर्ट कर लें या थाउजेंड्स में ले लें। तो अगर मैं इसको मिलियन में लूँ तो मिलियन में हमारी 6 सिफर होती हैं, तो हमारा पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 0.6 पे 1 2 3 4 5 और 6, 0.6 0.9 1.2 इस तरह। तो आप लोगों ने पुट कैसे करना है वो देख लें। इसने पूछा फाइंड द रेट एट विच एनपीवी ऑफ बोथ कंपनीज विल बी सेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एनपीवी को सेम कर लेते हैं। ठीक है, एनपीवी वन कंपनी को सेम कर लेते हैं एनपीवी के दूसरी कंपनी से, और रेट हम लोगों ने फाइंड करना है। तो पहली का कितना है 6, 0.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस 1.2, अगर मिलियन में कन्वर्ट करें तो 1.2 बन जाएगा। 1 प्लस एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 0.6 एक्स प्लस 1 पावर 1 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर 2 प्लस 0.85 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स पावर 4। तो जस्ट ये वैल्यूज़ आप लोगों ने एक्जैक्ट कैलकुलेटर पे पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखें कैलकुलेटर पे हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की हुई है। ठीक है, लेकिन इधर इसको ये है कि मिलियन में नहीं कन्वर्ट करके थाउजेंड्स में कन्वर्ट किया। 5 सिफर था, इसको इग्नोर कर दे। 60 इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये डिवाइडेड में मैंने लिखा था, इसको ऊपर गया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट किया और हमारा आंसर आ गया 54.6%। तो यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये देख लें अच्छे से कैलकुलेटर में कैसे पुट करना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 54.65, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इफ़ द 500,000 इज इन्वेस्टेड इन अ स्कीम एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ फॉर 5 years, देन फाइंड क्या करना है। ही विल गेट गेन ऑफ द 150,000 पर मंथ पर एनम, मतलब कि वो हर साल बाद 150,000 1,50,000 रिसीव करेगा। दूसरा ही विल गेट गेन ऑफ 75,000 पर एनम, कि वो साल के बाद 75,000 रिसीव करेगा। एंड तीसरा ही विल गेट गेन ऑफ 450,000 आफ्टर 5 years। तो पहले एमसीक्यूज देखें। इसने पर एनम की बात की है, तो हम क्वेश्चन में इसका 1 महीने बाद इसका जो इंटरेस्ट बनता है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो कितना बनता है। तो इंटरेस्ट का हमारे पास फार्मूला है I इज इक्वल टू PRT। ठीक है, ये देख I इज इक्वल टू PRT। ठीक है, I हमारे पास X आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, कितना वो इन्वेस्ट करता है 5 लाख मल्टीप्लाई PR रेट हमारे पास कितना है 1.5%। अब 1.5% पर मंथ, एक माह का 1.5% है, तो हमारे पास ये 12 मंथ का कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर 12 मंथ का देगा तो 1.5 इंटू 12 तो इज़ इक्वल टू 18, मतलब कि 18% एक साल का हो जाएगा। तो हम लोग पर एनम के हिसाब से फाइंड कर लें, तो इसलिए मल्टीप्लाई 18% होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 साल। ठीक है, 1 साल बाद पर एनम, 1 साल के बाद हम फाइंड कर रहे हैं। तो इक्वल प्रेस करें शिफ्ट, तो ये बनता है 90,000। ठीक है, इधर हमारा 90,000 है, लेकिन इसने बताया 1,50,000। इट मीन्स के पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा देखें, ही विल गेट द गेन ऑफ 75,000 पर एनम। ठीक है, कि वो 75,000 रिसीव करेगा, लेकिन नहीं, इधर 90,000 है, इट मीन्स के दूसरा भी गलत हो गया।
तो तीसरा देखें, ही विल गेट द गेन ऑफ 4,50,000 आफ्टर 5 ईयर्स, कि वो 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट है ना वो 4,50,000 रिसीव करेगा। तो हम 5 साल के बाद की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वही इंटरेस्ट का फार्मूला I इज इक्वल टू PRT, तो अल्फा एक्स इज इक्वल टू P हमारे पास कितना है 5 लाख, 4 5 मल्टीप्लाई R रेट हमारे पास कितना है 18%, ठीक है, मल्टीप्लाई अब साल हमारे पास कितने हैं 5 आफ्टर 5 ईयर्स, तो शिफ्ट कैलकुलेशन एंड इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये आ गया 4,50,000। तो इट मीन्स कि वो 5 लाख के बाद टोटल 4,50,000 रिसीव करेगा। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दिस ये भी इनकरेक्ट होगा क्योंकि पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो करेक्ट हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। MCQ नंबर 211 माजिद बारोड 6 लाख एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वो 6 लाख बाय दूसरा उधार लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है, एक्स, मतलब कि ये हम लोगों ने फाइंड करना है। एक्स फॉर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ, 2 साल और 3 मंथ में, एंड पेड 40,000 इन एक्सेस। अच्छा, वो इंटरेस्ट देता कितना, इन एक्सेस कितना है 40,000, वो 40,000 इंटरेस्ट देता है। फाइंड द इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा। देखें क्वेश्चन में क्या उसने दिया हुआ है। सबसे पहले P की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, वो 12 कितना करता है, 12 टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज है 6 लाख है, ठीक है, और टाइम हमारे पास 2 साल और 3 मंथ है। तो जो मेन चीज़ इसमें समझाने वाली है ना वो 2 ईयर्स एंड 3 मंथ है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोगों ने मिलाना है। तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि अगर 3 मंथ दिए हुए तो 2 ईयर्स को भी आप मंथ में कन्वर्ट कर लो और इसमें ऐड कर लो, ठीक है। एक साल में 12 मंथ होते हैं और 2 साल में 24 मंथ हो जाएंगे, और 24 प्लस 3 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। अब 27 को डिवाइड कर दो 12 पे, ठीक है, क्योंकि ये 27 हमारे पास मंथ है। अगर हमें साल में रिक्वायर हो, हमने ईयर्स में चेंज करना हो, तो हम इसको किस पे डिवाइड कर देते हैं, ईयर्स मतलब के 12 मंथ पे। तो 27 डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.25। ये मेरे पास टोटल ईयर्स आ गए हैं। अब इसमें ये पता क्या कंफर्म हो गया, अब ये मंथ भी जो है साल में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अगर तो आप शार्प माइंडेड है उसका भी आसान तरीक़ेकार है, सिंपल सी बात है। अगर तो 2 ईयर्स एंड 3 मंथ हैं, ठीक है, 2 साल एंड 3 मंथ है, तो सिंपल सी बात आपको समझ जाना चाहिए कि 3 मंथ मतलब के साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 1/4 है, ठीक है। अगर 3 6 और 6 12 मतलब के 12 मंथ का 1/4 है, तो आपका फिर भी ये 3 निकल आएगा, ठीक है। तो 3 कितना होगा 0.25, 1/4 मतलब के 1/4 कितना है 0.25, तो 2 + 0.25 इज इक्वल टू 2.25, सेम आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास ईयर्स कितने हैं 2.25, ठीक है, और हमारे पास P की वैल्यू भी दी हुई है। तो जस्ट हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। इंटरेस्ट उसने कितना दिया हुआ है वो भी वो बता रहा है 40,000 है। कितने, किधर का क्वेश्चन, एंड पेड 40,000 इन एक्सेस, मतलब के देखें उसने अमाउंट बारो की थी ऑन सिंपल इंटरेस्ट पे। इट मीन यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाना है, ठीक है। फॉर 2 ईयर्स एंड 3 मंथ, 2 साल और 3 मंथ मतलब के 2.25, एंड पेड 40,000 इन एक्सेस। एक्सेस मतलब क्या होता है कि हमारे कैपिटल के जो हम एक्सेस में उसको देते हैं वो इंटरेस्ट ही होता है, तो इसको हम इंटरेस्ट लेंगे। फाइंड द इंटरेस्ट रेट हम लोगों को फाइंड करना है। तो जस्ट हम लोगों ने फार्मूला लिखा है, ठीक है, और इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 40,000 इज इक्वल टू P हमारे पास कितना है 6 लाख है, मल्टीप्लाई रेट हम लोगों ने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास 2.25 इज इक्वल टू, जस्ट वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट करनी है। ये आपके सामने पुट करता हूँ, ठीक है। 6 लाख, सॉरी, इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 40,000 इक्वल टू 6 लाख इंटू, ना भी करें मल्टीप्लाई कर लें, 6 लाख मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई
टाइम कितना है 2.25, ठीक है। तो शिफ्ट कैलकुलेशन इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास रेट आ जाएगा। तो ये देखें रेट हमारे पास आ गया 0.0296, 0.0296, ठीक है। इसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2.96 हमारा परसेंटेज आंसर आ जाएगा, ठीक है।